डॉक्टर ने लाल सिंह को ले जाने की इजाज़त दे दी और कुछ ही देर में वो लोग लाल सिंह को ले गांव की तरफ चल दिए। सरपंच गाड़ी चला रहे थे और पीछे वाली सीट पर लाल सिंह सो रहा था। अभिमन्यु सरपंच को थोड़ी थोड़ी देर में पढ़ने की कोशिश कर रहा था। उसके मन में उथल पुथल मची हुई थी कि आखिर ऐसी क्या बात है जो सरपंच जानते हैं और बताना नहीं चाह रहे हैं। अचानक सरपंच ने जोर से गाड़ी का ब्रेक लगा दिया, जिससे अभिमन्यु को जोर का झटका लगा, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। सरपंच बिना उसकी तरफ देखते हुए बोले, लीजिए आपका गेस्ट हाउस आ गया। पूरा दिन सफ़र करके आप भी थक गए होंगे, थोड़ा आराम कर लीजिए। और मुझे दशरथ साहब ने बताया कि आपकी प्रीति जी से नहीं बनती है। अभी तो काफ़ी लेट हो गया है, सो गई होंगी। आप चुपचाप गेस्ट हाउस में जाकर सो जाइए, बाकी मैं सवेरे इनसे बात कर लूँगा। अभिमन्यु कुछ भी बोल पाता उससे पहले ही सरपंच अभिमन्यु की ओर देखकर हल्का सा मुस्कुराए और विदा लेते हुए वहाँ से निकल गए, जिससे अभिमन्यु समझ गया कि ये सरपंच एकदम टेढ़ी खीर है और इससे कोई भी जवाब मिलना बहुत मुश्किल है। अब अभिमन्यु को पूरा यकीन हो चुका था कि सरपंच कुछ तो ज़रूर छिपा रहे हैं और उसी समय उसने ठान लिया कि वो बहुत जल्द इस राज को जान के रहेगा। अगले दिन शोरगुल सुनकर अभिमन्यु की नींद खुली। एक कार प्रीति के घर के बाहर रुकी और उसमें से टीआई दशरथ एक लकड़ी जैसे पतले आदमी हवलदार दीनदयाल के साथ बाहर आए। वो आदमी इतना पतला था कि एक तेज हवा का झोंका भी उसे उड़ा के ले जा सके। टीआई दशरथ उस पतले से आदमी की ओर देख बोले, ये है दीनदयाल, तुम्हारा जूनियर। इस केस में तुम्हारी मदद करेगा और तुम्हारे साथ ही रहेगा। दशरथ वहाँ से जाने को हुए तभी अभिमन्यु बोला, सर वो प्लीज़ एक मोटर बाइक का इंतज़ाम करवाना मत भूलिएगा, केस की जांच के लिए चाहिए। दशरथ बोले, बिल्कुल, वो इंतज़ाम कल ही हो जाएगा। ये कहकर दशरथ वहाँ से निकल गए। इसके बाद अभिमन्यु और दीनदयाल दोनों गेस्ट हाउस की तरफ चल दिए। अभिमन्यु और दीनदयाल दोनों गेस्ट रूम की व्यवस्था अपनी अपनी जगह के हिसाब से करने लगे। आखिर रहना यहाँ दोनों को ही था। थोड़ी देर बाद दोनों थक कर सो गए। जब उनकी आँख खुली तो शाम हो चुकी थी। अभिमन्यु खिड़की के बाहर कुछ देख रहा था कि अचानक उसे बाहर कुछ दिखा। वो चौंक कर तुरंत उठा और तेजी से कमरे से बाहर निकला। अभिमन्यु भागते हुए गेट से बाहर सड़क पर आया और एक दिशा में दौड़ने लगा। दूर आगे कोई लाल दुपट्टा ओढ़े तेजी से चले जा रहा था। अभिमन्यु तेजी से उसका पीछा करने लगा और अब एक तेजी से जाती हुई एक औरत की धुंधली आकृति उसे दिखाई दी। अभिमन्यु उस औरत का पीछा कर रहा था जिसने लाल दुपट्टा ओढ़ा हुआ था और वो उसी बरगद के पेड़ वाले रास्ते पर बढ़ रही थी। ये शाम कुछ अजीब सी थी। पूरा गांव आज कोहरे से ढका हुआ था। 20 फीट दूर कुछ भी देखना मुश्किल था। ऐसा लग रहा था मानो पूरी जगह एक धुंध वाला कोहरा छाया हुआ है। अभिमन्यु को कुछ भी साफ नजर नहीं आ रहा था। कोहरे के कारण वो औरत कब उसकी आंखों से ओझल हो गई उसे पता ही नहीं चला। उसने तुरंत ही अपने मोबाइल में टॉर्च लाइट को जला लिया और उसके सहारे काफ़ी दूर निकल आया। उसे ये भी नहीं पता था कि वो कहाँ है। अचानक हर तरफ फैली हुई धुंध धीमे धीमे छटने लगी और अभिमन्यु को समझ आया कि वो उस बरगद के पेड़ के सामने खड़ा है। अभिमन्यु ने अब टॉर्च की लाइट बंद कर ली और अपने चारों तरफ देखने लगा, लेकिन वो लाल दुपट्टे वाली औरत उसे कहीं नजर नहीं आई। अभिमन्यु अपने आप से बातें करते हुए बोला, कमाल है, इसी रास्ते तो जाते देखा था उसे और अब अचानक गायब हो गई, कहाँ चली गई। अभिमन्यु इस बात से अनजान था कि वहाँ कोई है जो अभिमन्यु पर नज़र रख रहा था। अभिमन्यु उस औरत की खोज में थोड़ी दूर और आगे चल दिया। तभी वो साया अभिमन्यु का धीरे धीरे पीछा करने लगा। अभिमन्यु को ऐसा लगा मानो कोई है उसके पीछे। वो मुड़ा पर पीछे उसे कोई भी नहीं दिखाई दिया। अभिमन्यु जैसे ही कुछ आगे बढ़ा उसे दूर एक खाली जगह पर कुछ दिखाई दिया। वही औरत वहाँ दूर आगे लाल दुपट्टा ओढ़ी बैठी हुई थी। अभिमन्यु अब सावधानी से उसकी ओर बढ़ने लगा। उसके पीछे धीरे धीरे वो साया भी आगे बढ़ रहा था। अभिमन्यु उस औरत के करीब पहुँचने ही वाला था
कि तभी एक हाथ उसके कंधे पर पड़ा। अभिमन्यु एकदम से चौंक गया और तुरंत मुड़कर बोला, कौन है? अभिमन्यु जैसे ही पीछे मुड़ा, अपने सामने एक अनजान आदमी को खड़ा देख वो हैरान रह गया। वो आदमी अच्छा खासा लंबा था और कद काठी से भी मजबूत था। उसने कुर्ता और जीन्स पहन रखी थी और गले में गमछा डाला हुआ था। उसकी उम्र करीब 30 के आसपास थी। अभिमन्यु ने उस आदमी से सख्ती से पूछा, कौन हो तुम और इतनी रात में यहाँ क्या कर रहे हो? वो आदमी थोड़ा अजीब तरीके से बोला, आपको यहाँ नहीं होना चाहिए, ये खतरनाक जगह है। अभिमन्यु असमंजस में बोला, फिर वो औरत कौन है जो यहाँ आती है? वो आदमी हैरान सा बोला, कौन सी औरत? अभिमन्यु ने फौरन उस दिशा की ओर इशारा किया जहाँ वो औरत बैठी थी। आदमी ने उस दिशा में नज़र दौड़ाई और बोला, वहाँ तो कोई भी नहीं है। ये सुनकर अभिमन्यु तुरंत मुड़ा और देखा तो वो जगह सुनसान पड़ी थी। वहाँ वाकई कोई भी नहीं था। अभिमन्यु हैरानी से बोला, कहाँ चली गई? अभी तो यहीं पे बैठी थी। अभिमन्यु यहाँ वहाँ देखने लगा। जब वो आदमी भावहीन चेहरे से बोला, आप जल्दी यहाँ से निकल जाइए, ये जगह आपके लिए ठीक नहीं है। अक्सर यहाँ इस पेड़ के पास लोगों को ऐसे वहम होते हैं, कभी किसी को कोई औरत दिखती है तो कभी किसी को मदहोश कर देने वाली आवाज़ सुनाई देती है। वो आदमी एक गहरी सांस लेते हुए एक गहरी आवाज़ में बोला, और कई लोगों को दिखती है वो लाल साड़ी वाली डायन। अभिमन्यु उसे घूरते हुए बोला, बंद करो अपनी बकवास, और अगर ये जगह सुरक्षित नहीं है तो तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? वो आदमी बोला, मैं यहाँ से गुजर रहा था, आपको इस सुनसान सड़क पर जाते देखा तो आपको सचेत करने के लिए आपके पीछे आ गया। अभिमन्यु उस आदमी की बातें सुनकर उसे कुछ पल देखने लगा, जैसे वो उसका चेहरा पढ़ने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन उस आदमी के चेहरे पे जैसे कोई भाव ही नहीं थे। उसकी आंखों में एक अजीब सी गहराई थी, जैसे इस बरगद के पेड़ की तरह उसके अंदर भी सैकड़ों राज छिपे हुए हों। अभिमन्यु को सोचकर बोला, अच्छा ये बताओ, क्या है इस पेड़ का राज? ये मोटे लाल धागे यहाँ क्यों बिखरे हुए हैं? कुछ हुआ था क्या यहाँ? वो आदमी अभिमन्यु की बातें सुनकर एक अजीब सी चिंता से घिर गया। अभिमन्यु आगे बोला, और वो औरत कौन है जो बार बार मुझे इस पेड़ के पास दिखाई देती है? वो आदमी अभिमन्यु की बात बीच में ही काटते हुए बोला, साहब यहाँ रुकना ठीक नहीं है, आपको तुरंत यहाँ से निकल जाना चाहिए। अभिमन्यु को अब गुस्सा आ रहा था। वो अपने पूछे हुए सवालों के जवाब ना पाकर तंग आ चुका था। वो चिढ़ते हुए बोला, तुम सबकी प्रॉब्लम क्या है? कोई कुछ खुलकर क्यों नहीं बताता? बात को तुम सबके सब गोल गोल घुमाते रहते हो। ये सुनकर वो आदमी सहम सा गया। अभिमन्यु को पता था कि पूछताछ करके कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला। वो वहाँ से जाने लगा। वो आदमी उसे तनाव भरी नज़रों से देख रहा था। थोड़ी दूर जाने के बाद कुछ सोच अचानक से अभिमन्यु उस आदमी को देखने के लिए मुड़ा, मगर वो आदमी वहाँ से गायब था। 2 मिनट के लिए अभिमन्यु अचंभे से भर गया, मगर फिर एक सकरे से रास्ते को जाते देख उसे लगा कि वो आदमी वहाँ से चला गया होगा। थका हारा अभिमन्यु अब अपने गेस्ट रूम में लौट आया था। उसने घड़ी में देखा तो रात के 10 बज चुके थे। अभिमन्यु छत पर निकल आया था और गहरी सोच में डूबा हुआ वहीं टहल रहा था। कुछ ही समय में दीनदयाल वहाँ पर हाथ में कुछ फाइल्स, चाय का प्याला और थोड़ा बिस्किट लेकर आया। सर, कुछ मिला क्या आपको इन केस फाइल्स में? दीनदयाल ने पूछा। अभिमन्यु को सोचते हुए गंभीरता के साथ बोला, एक आम बात दिख रही है इन 3 मर्डर्स में, पर उससे कुछ खास मिल नहीं रहा है। उल्टा वो बात इन केसेस को और भी अजीब सा कर रही हैं। दीनदयाल को अभिमन्यु की बातें सुनकर कुछ समझ नहीं आ रहा था। उल्टा अभिमन्यु ने ये बात कहकर उसके दिमाग का दही बना दिया था। दीनदयाल बोला, ऐसी क्या आम बात है इन मर्डर्स में? अभिमन्यु बोला, साड़ी। दीनदयाल ये सुनकर हैरान रह गया और फिर बोला, साड़ी? क्या मतलब सर? अभिमन्यु बोला, वही तो मुझे भी समझना है। कातिल ने इन तीनों लोगों को अलग अलग जगह मारा, और अजीब बात यह है कि वो तीनों लाशें एक साड़ी में लिपटी हुई मिली थी। साड़ी में कौन लाश को लपेटता है, और भला कोई ऐसा क्यों करेगा?
ये सुनकर दीनदयाल के रोंगटे खड़े हो गए। अभिमन्यु की बात सुनकर उसे एक अजीब सा डर लगने लगा। अभिमन्यु फिर सोचते हुए बोला, और रिपोर्ट के अनुसार इन तीनों लोगों की मौत घर से बाहर 9 बजे के बाद हुई है। अब दीनदयाल के पसीने छूटने लगे। अभिमन्यु की नज़र दीनदयाल पर पड़ी और वो उसे बुरी तरह घबराया हुआ देख हैरान रह गया। अभिमन्यु हैरानी में बोला, तुम्हें क्या हुआ? तुम इतना घबराए हुए क्यों हो? दीनदयाल डरते हुए बोला, सर ये कोई आम हत्याएं नहीं है। अभिमन्यु ने तुरंत पूछा, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? दीनदयाल ने चारों तरफ देख बड़े धीमी स्वर में बोला, सर समझा करिए, 9 बजे के बाद ही सारी हत्याएं होना और लाश को साड़ी में लपेटना, इसका एक ही मतलब होता है। दीनदयाल ने दूर एक तरफ इशारा किया। अभिमन्यु ने अपनी नज़र उस ओर डाली जिधर दीनदयाल कुछ दिखाने की कोशिश कर रहा था। अभिमन्यु को दूर वो अजीब सा बरगद का पेड़ दिखाई दिया। दीनदयाल उस पेड़ की तरफ देखते हुए बोला, ये तो डायन का ही काम है, वही साड़ी पहनकर रात को घूमती है। मैंने बहुत सी कहानियाँ सुनी हैं सर, डायन ही खून की प्यासी होती हैं। ये सुनकर अभिमन्यु ने गुस्से से दीनदयाल की तरफ देखा, जो अभी भी उस पेड़ को देखकर डर रहा था। अभिमन्यु झल्ला कर बोला, चुप करो अपनी बकवास। अगर तुम्हें इस केस पर काम करना है तो ये सब फालतू डायन की कहानियों को अपने दिमाग से निकालना होगा, समझे? ये कहकर अभिमन्यु छत से चला गया। दीनदयाल कुछ पल उस भूतिया बरगद के पेड़ को देखता रहा और मन में बोला, आप मानो या ना मानो सर, पर मुझे पता है डायन होती हैं, और अगर वो एक बार जाग जाती हैं तो वो किसी को नहीं छोड़ती। दीनदयाल छत से नीचे जाने को हुआ, तभी उसे अचानक दूर एक औरत की हल्की सी हंसी सुनाई दी। उसने घबराकर उस पेड़ की तरफ देखा, पर उसे वहाँ कुछ नजर नहीं आया, मगर डर और खौफ से दीनदयाल का गला सूख गया और उसकी डर से भरी आंखें वहीं उस पेड़ पे जम गई। क्या सच में चकिया गांव में एक डायन जागृत हो गई है? ऐसा कौन सा सच है जो हर कोई छिपाना चाह रहा है? ये जानने के लिए मिलते हैं कहानी के अगले भाग में। धन्यवाद।